संवाद। कौन था भारत का सुल्तान? वागीश मुस्कराकर, अली साहब, मैंने आजकल देखा कि कई किताबों में भारत का सुल्तान लिखा गया है, पर मेरे मन में प्रश्न उठता है, क्या सच में कोई एक सुल्तान पूरे भारत का शासक हो सकता था? अली शांत भाव से, अच्छा प्रश्न है बेटा। इतिहास में जो लिखा गया वह सिर्फ तलवार से नहीं, कलम से भी बना है। लेकिन बताओ, क्यों तुम्हें यह खटका? वागीश, क्योंकि हमारे यहां तो हर क्षेत्र, हर जनपद, हर पर्वत के पार एक राजा होता था। मेवाड़ में राणा, चोलों का साम्राज्य, दक्षिण में, पूर्व में अहोम, कहीं गोंड, कहीं बुंदेलखंड। फिर दिल्ली का सुल्तान अकेला भारत का सुल्तान कैसे? अली गंभीर होकर, तुम्हारा तर्क ठीक है, मगर याद रखो, जब गुलाम वंश या खिलजी सत्ता में आया तो उन्होंने खुद को सुल्तान हिंद कहा। यह दरबारी फारसी परंपरा थी। सत्ता की चमक ने इतिहासकारों को ऐसा लिखने पर मजबूर किया। वागीश, मतलब यह हिंद का सुल्तान कहना खुद एक प्रोपेगेंडा था? अली, सिर्फ सत्ता का भ्रम था। सच्चाई यह है कि दक्षिण भारत पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। मेवाड़ ने तो सुल्तानों के कई आक्रमणों को रोका। सुल्तान हिंद सिर्फ उनकी मुहर पर था, जनता के दिल में नहीं। वागीश चिढ़ते हुए, तो फिर हम क्यों पढ़ते हैं कि दिल्ली का सुल्तान भारत का शासक था? क्या यह अंग्रेजों का आरोपित इतिहास है? अली हंसते हुए, बिल्कुल। अंग्रेजों को एक केंद्रीकृत भारत चाहिए था, जैसा इंग्लैंड में था। तो उन्होंने मुगलों और सल्तनत काल को संपूर्ण भारत के एकीकरण की मिसाल बना दिया। यह उनके लिए प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक था। वागीश गंभीर होकर, मगर इससे हमारे ऐतिहासिक सत्य छिप गए, जैसे सांस्कृतिक स्वायत्तता, क्षेत्रीय गौरव और भारत की संघीय प्रकृति। अली, हाँ, और इससे यह भ्रम फैला कि जैसे भारत सदियों तक गुलाम था, जबकि सच यह है कि भारत राजनीतिक रूप से विभाजित लेकिन सांस्कृतिक रूप से एक था। वागीश, तो क्या मुगल या सुल्तान पूरी तरह विदेशी थे? अली, नहीं बेटा। समय के साथ बाबर विदेशी रहा, पर अकबर ने भारत को अपना घर बना लिया। फारसी भले रही, पर संगीत, चित्रकला, वास्तुकला सब भारतीय रंग में ढलने लगे। मगर सत्ता हमेशा पूरी नहीं थी। वागीश धीरे से, तब क्या हमें इतिहास को फिर से लिखना चाहिए, न निषेध के साथ, न गौरव गाथा के साथ, बल्कि विवेक से? अली आंखों में चमक के साथ, यही तो हिंदुस्तान की असली गंगाजमुनी तहजीब है। जो हुआ उसे समझना, आलोचना करना, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाए बिना। प्राचीन भारत एक राज्य समूह, कन्फेडरेशन ऑफ किंगडम्स की तरह था, जैसे महाजनपद, राजवंश, जनपद, नगर राज्य आदि। हर राज्य के अपने स्वतंत्र शासक होते थे, लेकिन वे सभी एक साझा धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक ताने बाने से जुड़े होते थे, धर्म, भाषा, जाति, तीर्थ यात्रा आदि। चक्रवर्ती सम्राट वह होता था जो केंद्र से चारों दिशाओं में सत्ता का चक्र घुमाता था, लेकिन अन्य राज्यों की पूर्ण सत्ता नहीं हथियाता था। वह सांस्कृतिक अधिपति होता था, सैन्य अधिपति नहीं। उदाहरण, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, इन्होंने अधिपत्य तो फैलाया, लेकिन अन्य राजाओं को पूर्णतः समाप्त नहीं किया। दिल्ली सल्तनत महमूद जनवी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी और फिर मुगल की सत्ता मुख्यतः सैन्य विजय और लूट पर आधारित थी। दिल्ली सुल्तानों ने उत्तर भारत पर विजय तो प्राप्त की, पर पूरा भारत कभी उनके अधीन नहीं हुआ। विजयनगर, बहमनी, चोल, काकतीय, अहोम, मेवाड़, मारवाड़, असम, नेपाल और अन्य पहाड़ी पूर्वी राज्यों ने दिल्ली सुल्तानों को कभी वैध सम्राट नहीं माना। मुस्लिम इतिहासकारों ने, जैसे जियाउद्दीन बरनी, मिन्हाजुस्सिराज आदि, दिल्ली के सुल्तान को सुल्तान हिंद कहा। उनकी भाषा थी फारसी, जो सत्ता की भाषा बनी। ये दरबारी इतिहासकार सत्ता के करीब थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली केंद्रित एक भारत की कल्पना गढ़ी। दिल्ली को राजनीतिक केंद्र मानने की आदत अंग्रेजों तक आ गई। अंग्रेज इतिहासकारों ने भी भारत का इतिहास दिल्ली का इतिहास के सूत्र पर कार्य किया। इसलिए मुगल काल, सल्तनत काल को ऑल इंडिया रूल की तरह दिखाया गया, जबकि यह ऐतिहासिक रूप से झूठा था। मैकॉले और मिल जैसे इतिहासकारों ने भारत को राजनीतिक इकाई मानने के लिए दिल्ली को केंद्र बनाया। क्योंकि अंग्रेजों को एक केंद्रबद्ध प्रशासनिक मॉडल चाहिए था, इसलिए इतिहास को भी उसी रंग में ढाला गया।
उन्होंने सल्तनत और मुगल शासन को यूनिफाइड इंडिया अंडर वन रूलर की तरह पेश किया। यह इतिहासकारों का एक रणनीतिक हथियार था। अगर हम बता सकें कि पहले भी भारत एक विदेशी सत्ता के अधीन था, मुगल, तो ब्रिटिश शासन को वैध ठहराना आसान होगा। कुछ भारतीय इतिहासकार जैसे V.S. नाइक, K.M. मुंशी, राधाकमल मुखर्जी आदि ने बताया कि भारत के सांस्कृतिक एकत्व को कभी किसी एक राजा या सुल्तान ने नियंत्रित नहीं किया। भारत की आत्मा विविधता और संघीयता में है, न कि दिल्ली आधारित सम्राट की अवधारणा में। ऋग्वेद, मनुस्मृति, महाभारत और अर्थशास्त्र में स्पष्ट है, राजा वह है जो धर्म की स्थापना करे, प्रजा की रक्षा करे और लोक के हित का यजन करे। मनुस्मृति 7.2-7.3। सत्ता का मूल धर्म, धर्मस्य रक्षिता। राजा वह नहीं जो केवल शक्ति से राज्य करे, बल्कि जो धर्म संहिता से राज्य करे। यहां धर्म का अर्थ मजहब नहीं, बल्कि लोकनीति, पब्लिक एथिक्स, राजधर्म, गवर्नेंस एथिक्स, सत्वगुण की प्रधानता। उदाहरण, राम, युधिष्ठिर, जनक। रामचंद्र जी को राजा कहा गया क्योंकि उन्होंने राज्य त्याग कर धर्म का पालन किया। जनक को राजर्षि कहा गया क्योंकि वे ज्ञान और संयम से शासक थे। युधिष्ठिर ने राज्य का भार उठाने से पहले श्री कृष्ण से राजधर्म की दीक्षा ली। इसलिए भारत में राजा पद कोई सैन्य विजेता या साम्राज्यवादी नहीं, बल्कि नैतिक तपस्वी होता है। चक्रवर्ती के 3 स्तर, महाभारत, विष्णु पुराण। स्तर विस्तार। उदाहरण, चक्रवर्ती समुद्र से समुद्र तक, धर्म से विजित भरत, युधिष्ठिर। सम्राट क्षेत्रीय अधिपति हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। राजन जनपदीय राजा चेदी, मगध, मालवा के नरेश। चक्रवर्ती वह होता है जो बल से नहीं, धर्म से विजित करता है। युधिष्ठिर जब अश्वमेध करते हैं तो राजा धर्म से स्वीकृति देते हैं। इसका अर्थ है कि अखिल भारत के एक शासक की धारणा थी, पर वह केवल धर्मराज्य के रूप में मान्य थी, साम्राज्य के रूप में नहीं। भारत में 16 महाजनपद थे, स्वतंत्र गणराज्य या राजतंत्र। सभी का अपना प्रशासन, परंपरा, संस्कृति थी। कोई एक राजा भारत का एकमात्र शासक नहीं कहलाता था। भारतवर्ष एक सांस्कृतिक और धार्मिक इकाई थी जिसमें कई राजाओं का स्थान था। विष्णु पुराण में भारतवर्ष के कई भाग हैं, उत्तर कुरु, दक्षिणापथ, पूर्वांचल आदि। म्लेच्छ वह है जो धर्म, संस्कार और सत्मार्ग से रहित हो। राजा यदि धर्म विरोधी हो तो वह राजा कहलाने योग्य नहीं, भले ही शक्तिशाली हो। अधर्मेण जितो राजा न राजा शिष्यते, महाभारत। शास्त्रों में शकों, हूणों, यवनों, तुखारों का वर्णन है, पर उन्हें राजा या चक्रवर्ती नहीं माना गया। उन्होंने भले ही कई क्षेत्रों पर शासन किया हो, पर वैदिक परंपरा में उनका शासन वैध नहीं था। इसलिए सुल्तानों या अंग्रेजों को वैदिक दृष्टिकोण से भारत का राजा कहना गलत है। वे विजेता थे, शासक नहीं। भारतीय शासन पद्धति। राजा नहीं, राजधर्म सर्वोपरि था। राजा दृष्टा होता था, उपभोक्ता नहीं। शासन का उद्देश्य प्रजा सुखे सुखन राज्ञ, प्रजा का सुख ही राजा का धर्म है। भारतीय परंपरा में राजा केवल सिंहासन पर बैठा हुआ मनुष्य नहीं है। वह एक तत्व है, एक चेतना जो पूरे राज्य के संतुलन, धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। जिस प्रकार शरीर में हृदय केवल मांस नहीं बल्कि जीवनधारा का स्रोत है, वैसे ही राजा केवल व्यक्ति नहीं, राजतत्व का वाहक होता है। इसलिए यदि कोई सत्ता बलपूर्वक बैठी हो, चाहे वह सुल्तान हो या अंग्रेज, यदि वह उस राजतत्व की रक्षा नहीं करती तो वह केवल राजा का छद्म है, उसका प्रतीक नहीं। चक्रवर्ती शब्द एक बड़ा गूढ़ प्रतीक है। यह उस राजा के लिए प्रयुक्त होता है जो धर्मचक्र को चलाए। चक्र का अर्थ केवल भूगोल नहीं, वह है कालचक्र, कर्मचक्र, संस्कृति चक्र, नीति चक्र। जो व्यक्ति समय के चक्र को समझे, धर्म के चक्र को संचालित करे और प्रजा को उस चक्र में स्थान दे, वही चक्रवर्ती सम्राट कहलाने योग्य है। तो कोई सुल्तान जिसने संस्कृति को तोड़ा, कालक्रम को रोका और धर्म को बदला, वह भले ही विजेता हो पर चक्रवर्ती नहीं।
भारत को भारत माता क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत की पहचान केवल भौगोलिक नक्शा नहीं, बल्कि एक जीवंत चेतना है जिसमें वेद, उपनिषद, कला, धर्म, लोक, वन, नदियां, तप सब समाहित हैं। जो राजा इस चेतना को पालित करे वह भारत का शासक है। जो इस चेतना को काटे, तोड़े और अपवित्र करे वह केवल दमनकारी है, भले ही उसका नाम इतिहास में हो। शास्त्रों में राजा को तपस्वी की तरह देखा गया है। युधिष्ठिर को जब राजा बनाया गया तो उन्होंने राजसूय के पहले कई व्रत, यज्ञ और तप किए। राजा दशरथ के राज्य में कोई दुखी नहीं था क्योंकि उन्होंने स्वयं के सुख से पहले प्रजा की पीड़ा को रखा। राजा वह जो अपने अहंकार को मारता है, न कि प्रजा को। इसलिए कोई विदेशी शासक जिसने केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया और भारत की आत्मा को नहीं समझा, वह राजधर्म का प्रतीक नहीं बन सकता। यह भारतीय चित्त की एक गहरी अंतर्दृष्टि है। जब भी कोई अधर्मी सत्ता सिंहासन पर बैठती है तो शास्त्र मानते हैं कि सिंहासन खाली है। मतलब राजा वहां बैठा है पर राज्य का तत्व अनुपस्थित है। बुद्ध के समय भी भारत में सैकड़ों राजा थे, पर बुद्ध कहते हैं राजा वही है जो मोह और अन्याय से मुक्त हो। जब चाणक्य ने नंदों को हटाया और चंद्रगुप्त को बिठाया तो वह एक सत्ता परिवर्तन नहीं था, वह था राजतत्व की पुनर्स्थापना। भारतीय दर्शन में माया का अर्थ केवल भ्रम नहीं, बल्कि वह सत्ता जो अपने वास्तविक रूप को छिपा लेती है। जब भारत को किसी एक शासक द्वारा नियंत्रित दिखाया गया, जैसे सुल्तान या ब्रिटिश सम्राट, तो यह एक प्रकार की राजनीतिक माया थी। इसने भारत की बहुलतावादी सत्ता परंपरा, लोकतांत्रिक सभ्यताओं और धार्मिक विविधता को ढक दिया। माया का भेदन तब होता है जब प्रतीक की आत्मा को देखा जाए, न कि केवल रूप। आज आवश्यकता है कि हम राजा को सिंहासन पर नहीं, आत्मा में खोजें। भारत को नक्शे में नहीं, संस्कृति में पहचानें। इतिहास को विजेताओं के नाम से नहीं, धर्म के चक्र से देखें। अश्वमेध केवल एक घोड़े का अभियान नहीं था, बल्कि वह एक प्रतीक था कि क्या यह राज्य धर्म से संचालित है। घोड़ा जहां जहां जाता था वहां के राजा पूछते थे, क्या यह राजा धर्मराज है? यदि हां तो हम समर्पण करते हैं। दिल्ली के सुल्तानों ने कभी अश्वमेध नहीं किया। ब्रिटिशों ने तो उसके प्रतीक को ही मिटा दिया। इसलिए भारत में उनका साम्राज्य था, पर वह वैध नहीं था। वे शासक नहीं थे, केवल प्रभुत्व के प्रतीक थे, धर्म के नहीं। मिशेल फूको जैसे आधुनिक दार्शनिक कहते हैं कि सत्ता और ज्ञान एक दूसरे को जन्म देते हैं। यानी जो सत्ता में होता है वही तय करता है कि क्या ज्ञान सत्य है। दिल्ली के सुल्तान ने खुद को सुल्तान हिंद कहा तो इतिहासकारों ने उसे भारत का शासक मान लिया, क्योंकि सत्ता उनके पीछे थी। फारसी दरबारों में लिखे गए इतिहास सरकार परस्त थे। जियाउद्दीन बर्नी, फरिश्ता आदि ने वही लिखा जो सत्ता को शोभा देता था। अंग्रेजों ने भी जेम्स मिल, मैकॉले जैसे लेखकों से भारत का एक पिछड़ा, बर्बर, गुलाम राष्ट्र लिखा ताकि वे खुद को सभ्यता लाने वाले दिखा सकें। 17वीं सदी के यूरोप में एक राष्ट्र, एक भाषा, एक राजा की धारणा बनी, वेस्टफेलियन मॉडल। इसने एक केंद्र से संचालित राज्य को ही वैध और प्रगतिशील माना। भारत एक सभ्यता संघ, सिविलाइजेशनल यूनियन था जो धर्म, दर्शन, जीवन शैली से जुड़ा था, न कि सत्ता से। यहां सत्ता विकेंद्रित थी, राजा बदलता था, पर संस्कृति एक रहती थी। ब्रिटिशों ने भारत को समझने के लिए यूरोपीय चश्मा लगाया, इसलिए दिल्ली के शासक को पूरे भारत का राजा मान लिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने अतीत को वैधता का औजार बनाया। अगर हम दिखा सकें कि भारत हमेशा एक विदेशी सत्ता के अधीन था, तो हमारा शासन भी स्वाभाविक लगेगा। इसलिए उन्होंने सुल्तानों और मुगलों को ऑल इंडिया रूलर्स बताया। अंग्रेजों ने कहा, हम केवल उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो पहले से थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ने अपने वास्तविक इतिहास को भूलकर या तो हीनता या ग्लोरिफिकेशन की धारणाएं अपनाई। यह औपनिवेशिक माइंडशिपिंग थी, जिससे भारतीय अपने स्वाभाविक राजनीतिक मॉडल को भूल जाए। रंजीत गुहा, परता चटर्जी जैसे इतिहासकारों ने दिखाया कि इतिहास केवल राजाओं का नहीं, जनता का, संस्कृति का, आवाजों का भी होता है। यह दिल्ली केंद्रित इतिहास को चुनौती देता है। भारत में सत्ता केवल शासन नहीं, धर्म, संस्कार, संस्कृति
ज्ञान और संकल्प से जुड़ी थी। राजा वह नहीं जो लड़े, बल्कि वह जो धर्म की रक्षा करे, राजधर्म। इसीलिए किसी एक राजा को भारत का सम्राट कहना भारतीय दृष्टिकोण से अपर्याप्त और विकृत है। राजनीति का अर्थ केवल सत्ता और चुनाव न हो, बल्कि वह एक तप, सेवा और धर्म की प्रक्रिया हो। हमें राजा कौन बनेगा की जगह पूछना चाहिए, राजतत्व का वाहक कौन है। आधुनिक रूपांतरण। राजनेता को तपस्वी नीति साधक के रूप में देखा जाए। उनका मूल्यांकन उनके त्याग, सेवा और नीति विवेक के आधार पर हो, न कि केवल लोकप्रियता या वंश के आधार पर। भारत कोई राज्य नहीं बल्कि एक चेतना है, जिसे समझने के लिए धर्म, लोक, भाषा, प्रकृति और ज्ञान को समग्र रूप में देखना होगा। भारत की शिक्षा और प्रशासन में एक बहुस्तरीय चेतनात्मक संघ, कॉन्शियस फेडरेशन की कल्पना हो। क्षेत्रीय परंपराएं और भाषाएं राज्य नीति की आत्मा बने, न कि बाधा। जैसे पुराने समय में राजा धर्मशास्त्र और गुरुओं की सलाह से शासन करता था, आजकल वही भूमिका AI प्लस शास्त्रों प्लस जनतांत्रिक सहमति से निभाई जा सकती है। राज्य का संचालन AI एथिकल इंजन से हो, जो मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, कुरान, गीता जैसे ग्रंथों से नीतिगत सुझाव दे, और उसका नियंत्रण पंचायतनुमा गण संस्थाओं के पास हो। इतिहास को किसने किसे जीता के आधार पर नहीं, बल्कि किसने कितनी धर्म संरचना की, इस आधार पर लिखा जाए। बच्चों को ऐसे इतिहास पढ़ाना जिसमें राजधर्म के शिखर पर पहुंचे नायकों को राजा माना जाए, जैसे राम, बुद्ध, जनक, युधिष्ठिर, अशोक, शिवाजी। विदेश शासकों को राजा नहीं, विचित्र प्रभुत्व के प्रतिनिधि के रूप में दिखाया जाए। राष्ट्र का आधुनिक यूरोपीय मॉडल भारत के लिए अप्राकृतिक है। भारत को फिर से एक जनपद आधारित सांस्कृतिक संघ के रूप में कल्पित किया जा सकता है, जैसा महाभारत और विष्णु पुराण में था। संविधान को राज्य आधारित नहीं, बल्कि जनपद संस्कृति आधारित दृष्टिकोण से पुनर्व्यवस्थित करना। राज्यों की जगह कुल जनपद, कलाक्षेत्र, धर्मसंघ और वनग्राम मॉडल लाना, जहां शासन केवल नौकरशाही नहीं, बल्कि संस्कृति सेवक परिषदों से संचालित हो। शासन को फिर से एक यज्ञ माना जाए, जिसमें कर अर्पण, का स्वा, सेवा यजन, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद की परिभाषा में धर्मयज्ञ की भावना लाई जाए। अश्वमेध नीतिगत अभियान जिसमें जनमत की स्वीकृति हो, AI, ग्राम सभा, शास्त्र और लोक तत्वों के माध्यम से। भारत अगर विश्वगुरु बनना चाहता है तो सैन्य शक्ति नहीं, नीति चेतना का निर्यातक बनना होगा। आधुनिक रूपांतरण। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धर्म नीति आधारित वैश्विक मैपिंग का नेतृत्व करे। वैश्विक शासन के लिए एक वैकल्पिक चक्रवर्ती नीति मॉडल प्रस्तुत करे, जिसमें हर देश का मूल्यांकन उसके धर्मराज्य संतुलन से हो।